एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का पेपर जो हमारा 6 से लेके 8th क्लास तक के लिए था, यानी कि पेपर 2। और ये पेपर हुआ था 3 जनवरी 2022 में। तो इसकी सीडीपी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी सीडीपी क्वेश्चन नंबर 1 से। विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? जो विकास का प्रत्येक चरण है, हर एक चरण है, उसके लिए जो सामाजिक अपेक्षा है उसको क्या बोला जाएगा? उसको बोला जाएगा विकासात्मक कार्य, या फिर विकासात्मक आवश्यकताएं या बाधाएं या क्षेत्र। तो उनको बोला जाएगा विकासात्मक कार्य। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आधे क्वेश्चन नंबर 2 पे विकास क्या है? शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, नीचे से ऊपर की ओर होता है, एक आयामी है, वातावरण कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो देखो पहले तो वातावरण कारकों से प्रभावित होता है, और एक आयामी नहीं, बहुआयामी है। नीचे से ऊपर की ओर नहीं होता, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर एक तरीके से हो सकता है। और दूसरा, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। ठीक है, शरीर के मध्य से फिर बाहर की दिशा में विकास होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह है कथन और तर्क वाला। कथन है संज्ञानात्मक विकास मध्य बाल्यावस्था तक तेजी से विकसित होता है और फिर ठहर जाता है। मतलब ये कह रहे हैं जो संज्ञानात्मक विकास है वो मध्य बाल्यावस्था तक तो तेजी से रहेगा और फिर रुक जाएगा, ठहर जाएगा, थम जाएगा। इसका तर्क दे रखा है इन्होंने कि मानव मध्य बाल्यावस्था के चरण के बाद नई चीज़ें नहीं सीख सकते। तो देखो ये दोनों बातें गलत हैं, क्योंकि वो ठहरता नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि मध्य बाल्यावस्था तक बहुत तेज हो फिर ठहर जाए, नहीं होता है, बस उसकी दर कम ज़्यादा होती रहती है, लेकिन ठहरता नहीं है। और इसका तर्क भी बिल्कुल गलत है कि जैसे जैसे बाल्यावस्था के आगे के चरण आएंगे उसके बाद नई चीज़ें सीखना बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, सब सीख सकते हैं, लास्ट उम्र तक भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, आते क्वेश्चन नंबर 4 पर। विद्यार्थियों का एक समूह अपने खेल के दौरान एक लोकप्रिय नृत्य डैश रियलिटी शो के दृश्य दर्शाता है। ठीक है, 8 वर्षीय सना एक जज के तौर पर दूसरे बच्चों के नृत्य पर टिप्पणियां करती है। यह परिस्थिति बच्चों के सामाजिकरण में किसकी भूमिका निभाती है? मतलब एक विद्यार्थी है जो समूह खेल खेल रहा है, उसके टाइम एक रियलिटी शो में वो मतलब जो डांस है, नृत्य वो करता है। एक 8 वर्ष की बच्ची है जो जज के तौर पर ये तय करती है कि उसने क्या अच्छा करा है, क्या गलत करा, उस पर टिप्पणियां करती है। तो ये परिस्थिति जो है वो सामाजिकरण में किस चीज़ को दर्शाती है, किस चीज़ की महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें? धार्मिक संसाधन की, परिवार की, मीडिया की, विद्यालय की? तो देखो ये रियलिटी शो है। रियलिटी शो किस पे होता है? टीवियों पे, आपकी यूट्यूब पे। तो ये किसके जरिए हो रहा है? स्कूल में तो नहीं है, ये किसके जरिए हो रहा है? मीडिया के जरिए। तो ये सामाजिकरण किसमें? मीडिया इसका महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? मतलब जीन पियाजे ने तो 4 स्टेजेस दिए हैं अपने सिद्धांत के अनुसार, उनमें से कौन सी अवस्था में बच्चों को ये बोले, जैसे उनको अरेंज कर दें, जैसे उनको बोले कि इन चीज़ों को असेंडिंग में अरेंज कर दो या डिसेंडिंग में अरेंज कर दो, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे। तो किस सिद्धांत के अनुसार और कौन सी अवस्था में ये बच्चे कर पाते हैं जीन पियाजे के में? ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं संवेदिक पेशियाँ, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या अमूर्त संक्रियात्मक। संवेदी पेशिया सेंसर मोटर जो होता है उसमें तो बस बच्चा वस्तु स्थायित्व को ही पता कर सकता है। पूर्व संक्रियात्मक में वो अपने आप बात करना सीखता है, अपने से बात करना सीखता है और धीरे धीरे चीज़ों को समझने लगता है। जो ये तर्क और असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, ये सब तर्क लगाना बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में सीखता है। वो भी आप उसको बोलोगे इसको अरेंज कर दो, जो चीज़ सामने दे रखी होगी, मूर्त चीज़ होगी, बस उसी को ही कर पाएगा। अमूर्त को, यानी जो काल्पनिक होगी, उसको करने में अभी पूरी तरीके से वो सक्षम नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। जीन पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? जीन पियाजे के हिसाब से जो कंटिन्यूस प्रक्रिया है जो बच्चों के मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत करती है और परिवर्तित करती है, उसको क्या कहते हैं? नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थाय, समावेशन या संतुलीकरण? तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलीकरण। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 7 पर। विद्यार्थियों को एक समस्या का हल खोजने में संघर्ष करते देखकर उसकी सहायता के लिए अध्यापिका उन्हें संकेत और आधे सुलझे उदाहरण देती है। लैब वाइज के सिद्धांत के अनुसार यह क्या कहलाता है? मतलब बच्चा एक समस्या को सॉल्व कर रहा है, कहीं पे वो अटक रहा है, तो टीचर उसको संकेत दे रही है कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। तो लैब वाइज के सिद्धांत के अनुसार उस चीज़ को क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? प्रतिवर्तन, क्रमबद्धता या प्रतिपादन, अध्यापन या पाठ? तो लैब वाइज की है तो सीधे सीधे पाठ लगा देना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ लैब वाइज की नहीं, ZPD और पाठ की बात की है। ठीक है, पार्ट क्या होता है? एक छोटी हेल्प होती है, जैसे जब कोई परेशानी होती है तो टीचर या पेरेंट हमारे थोड़े सा उसके बारे में सजेशन देके उसको बता के कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर दो, वो पार्ट कहलाता है। ठीक है, आते 8 पे। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने कहा है कि संज्ञानात्मक विकास एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? किसने कहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, जो हमारे दिमाग का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, वो एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है? किसने ये वाली बात कही है? उसको सहयोग से किसने जोड़ा है?
पेवलोव ने, स्किनर ने, वाटसन ने या वाइगोत्स्की ने? तो ये जोड़ा है वाइगोत्स्की ने, क्योंकि वाइगोत्स्की सोशल पे ध्यान देते हैं, इसी से ही उन्होंने सहयोगात्मक मतलब संज्ञानात्मक को सहयोगात्मक प्रक्रिया से जोड़ा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 9 पर। लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत की एक मुख्य आलोचना क्या है? जो कोलबर्ग है उनकी आलोचना क्या है, लिमिटेशन क्या है उनकी, वो बतानी है। उसने पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के को संदर्भ में नहीं लाया। पियाजे ने तो दिया ही नहीं था नैतिक सिद्धांत, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। उन्होंने बच्चे के प्रत्येक स्तर पर विशिष्ट प्रक्रिया नहीं सुलझाई, नहीं। उन्होंने बच्चों पर कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया, नहीं। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उनकी जो आलोचना हुई है, जो मुख्य वो किस चीज़ पे हुई है, उन्होंने सिद्धांत में नारी परफेक्श गौण है, मतलब उन्होंने फीमेल को उससे दूर रखा है बिल्कुल अपने प्रयोग से, अपने सिद्धांत से, ठीक है। तो नारी परफेक्श गौण है उनके में, ठीक है। आते हैं 10 पर। हार्वर्ड गार्डनर ने सुझाव दिया कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियां होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि गार्डनर द्वारा प्रस्तावित प्रकरणों में से नहीं है? हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धियां दी हैं, उनमें से इनमें से कौन सी नहीं है? तो संगीत में है, भाषीय है, शारीरिक गति संवेदी है, लेकिन व्यवहारिक उनके में नहीं है। जो 8 टाइप की जो बुद्धि दी है उन्होंने गार्डनर ने, उसमें आपकी डी वाली यानी व्यवहारिक नहीं है। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कौन सा विकल्प एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण नहीं है? प्रगतिशील कक्षा मतलब एक एक्टिव क्लास का इसमें कौन सा उदाहरण नहीं है? रट के याद करना, ये नहीं, मतलब रट के याद करना आपको बताना है कि संरचनात्मक शिक्षा का उदाहरण है। तो देखो, रट के याद करना नहीं, हमें रटना तो है ही नहीं है। पुरस्कार और दंड वो भी नहीं है, बार बार वेदन और अभ्यास वो भी नहीं है। एक प्रगतिशील कक्षा में संरचनात्मक शिक्षण का उदाहरण होगा कि विविध स्पष्टीकरण, मतलब एक कोई टॉपिक आप उसको समझाते हैं तो वो अगर किसी दृष्टिबाधित बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो उसको कैसे समझाना है, चीज़ों स्पर्श करके समझाना है, ठीक है। कोई वीक बच्चा उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसको दिखा के समझाना है, मतलब अलग अलग तरीके से उसको स्पष्ट करके समझाना है, वो होता है प्रगतिशील कक्षा का मतलब। कोई को करके आती है चीज़, कोई को सॉल्व करके आती है, कोई को याद करके आती है, कोई को बोल के आती है, कोई को लिख के आती है, तो जिस तरीके से बच्चा समझे उस हिसाब से उसको स्पष्ट करना है, दैट इज विविध स्पष्टीकरण। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। बहुभाषिकता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त है? जो बहुभाषिकता यानी एक से ज़्यादा भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा दृष्टिकोण उपयुक्त होगा? विद्यार्थियों को विद्यालय अवधि के दौरान उनकी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित नहीं करना है। स्कूलों को केवल उन्हीं विद्यार्थियों में प्रवेश लेना चाहिए जिनको मात्र नहीं, सिर्फ यही नहीं कि बस उन्हीं को लो जिनकी मातृभाषा निर्देश की भाषा के समान है। ऐसा नहीं है कि बस हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, जिसकी भाषा हिंदी है बस वही पढ़ेगा, ऐसा भी नहीं है। शिक्षक को कक्षा में उन बच्चों की अपेक्षा करनी चाहिए जो कक्षा में अपनी मातृभाषा का उपयोग करते हैं, उपेक्षा नहीं करनी है किसी की भी। ऑप्शन सी पे आते हैं। शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और कक्षा में एक ऐसा वातावरण स्थापित करना चाहिए जो सभी विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा दे। बिल्कुल, मतलब हमें कक्षा के वातावरण को इस तरीके से लेना है जिसमें सभी बच्चे इन्वॉल्व हो पाएँ, ठीक है। तो सभी भाषाओं का सम्मान करना है और उसी हिसाब से हमें वातावरण स्थापित करना है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। वे बच्चे जो अक्सर अपने अभिभावकों को मानकीय जेंडर रेखाओं को पार करते हुए देखते हैं, जैसे कि माता को उपकरण ठीक करते हुए और पिता को बच्चों की देखभाल करते हुए, उनके संदर्भ में देखो, एक होती है जेंडर रूढ़िवादिता। रूढ़िवादिता क्या होती है? जिसमें हमने फिक्स कर दिया कि ये जो जेंडर है वो ये काम करेगा। जैसे हमने फिक्स कर रखा है कि खाना पकाना, बच्चों की केयर मम्मियाँ करती हैं और जॉब करने का काम, पैसे कमाने का काम, बाहर का काम पापा करते हैं। ये रूढ़िवादिता है कि ये फिक्स कर रखा है। लेकिन अगर इसी चीज़ को इस तरीके से कर दिया जाए कि नहीं, कोई भी काम कोई भी कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगी? समानता हो जाएगी। अब जैसा कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि माता क्या है, उपकरण ठीक कर रही है और पिताजी क्या कर रहे हैं? बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम इसके ऑप्शन देखते हैं। अधिक संभावना है कि वो जेंडर पृथक्करण का पालन करेंगे, अधिक संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का पालन करेंगे, कम संभावना है कि वे समाज में प्रचलित जेंडर मानदंडों का विरोध करेंगे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि कम संभावना है कि वे जेंडर रूढ़ियों का अनुसार चलेंगे। मतलब जब वो अपने घर में ये चीज़ देखेंगे कि माता भी उपकरण ठीक कर सकती है और पिताजी भी बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, तो जो जेंडर रूढ़िवादिता ये फिक्स कर रखा है कि नहीं मम्मी ये करेगी, पापा ये करेंगे, तो उनको वो अनुसरण करने की संभावना कम हो जाएगी। क्योंकि जब वो अपने घर में चेंजमेंट देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो अपनी लाइफ में उसको फॉलो करें, ठीक है। लेकिन इतना हो जाएगा कि अगर वो चीज़ फॉलो नहीं करेंगे तो वो रूढ़िवादिताओं की तरफ भी कम ही जाएंगे, ठीक है। आधे 14 पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के क्या उद्देश्य हैं? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020, उसके अनुसार आकलन मतलब मार्क्स, जो बच्चों के मार्क्स दिए जाते हैं उसका आकलन जो किया जाता है उसका क्या है? इवेल्यूशन जिसको बोलते हैं। सीखने के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करना या डर पैदा करना, या फिर अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना या अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना, या ऑप्शन 4 है कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना। तो देखो, ये बिल्कुल बात सही है फोर्थ वाला कि कक्षा के अंदर और बाहर विद्यार्थियों को समर्थन देना, और ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा कि अधिगम और विकास को अनुकूलित बनाना और अध्यापन अधिगम क्रियाओं को दोहराना। बस गलत क्या होगा कि तनाव उत्पन्न करना। तो ऑप्शन ए जो है इनकरेक्ट है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वाले करेक्ट हो जाएंगे।
तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ करेक्ट हो जाएंगे। इसके हिसाब से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आते क्वेश्चन नंबर 15 पर। गत्यात्मक मूल्यांकन क्या समझने में मदद करता है? जो गत्यात्मक मूल्यांकन है वो क्या चीज़ समझने में हेल्प करता है? ठीक है, बच्चों के बौद्धिक स्तर को या समकक्षियों की तुलना में छात्र का संबंधित पद, या फिर बच्चे की विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं, या फिर बच्चा सामान्य विद्यालय में पढ़ने के लायक है या नहीं है। तो गत्यात्मक क्या होता है? वो बच्चों की जो विशिष्ट अधिगम आवश्यकताएं हैं ना, उनको समझने में हेल्प करता है, ना कि बच्चा स्कूल में पढ़ने के लायक है कि नहीं है, कि ना कि उसकी तुलना करना, ना उसके बौद्धिक स्तर को मूल्यांकन करना कि उसका बौद्धिक स्तर क्या है। तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 2022 के CDP के क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 1 से लेके 15, 16 से लेके 30 हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू।